क्या है सेंटर ऑफ मास? सुनिए ध्यान से। कोई भी बॉडी है, मान लिया जाए आपके पास, पहले आराम आराम का शेप से हम लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास ये एक पेन है और पेन का सिस्टम ऐसा है कि इधर ऐसा वाला पेन हमने लिया, ये एक पेन है या रॉड है, जो भी बोलो, रॉड है। एक पॉइंट तो इस रॉड का होगा जहां से अगर मैं इसे एक पिन पर भी बैलेंस करने का सोचूं, एक पिन पर, एरो का मतलब क्या हुआ, एक पिन पर, ये रॉड पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रेट बैलेंस्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये पिन क्या इस किनारे में रख देने पर तब बैलेंस होगा, या रॉड के इस किनारे में रख देने पर बैलेंस होगा? नहीं, ठीक बीचों बीच यहां पर रखना होगा। यानी इस पॉइंट के अलोंग अगर मैं बात को समझूं तो इस पॉइंट के अलोंग मैं ये वाला एरिया इधर जो है, इस वाले पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया, और इसी पॉइंट के अलोंग ये निचले वाले पार्ट का एरिया, दोनों को बराबर भागों में अगर बांट करके देखूं और एक वेइंग मशीन या तराजू पर नापूं तो मुझे क्या मिलेगा? वो एग्जैक्ट बराबर मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके अलोंग चारों तरफ का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे मान लिया जाए हम एक पेपर लेते हैं और पेपर को अगर मैं सेंटर पॉइंट ढूंढूं, सेंटर ऑफ मास इस पेपर का, तो मैं इस तरफ से कट करूं, इस तरफ से कट करूं, इस तरफ से कट करूं और इस तरफ से कट करूं, तो सिमेट्री उस पॉइंट के अलोंग हर जगह पर मिलनी चाहिए। अब मैं इस जगह से ये वाला पार्ट अगर मेजर करना चाहूं मास के टर्म में, तो ये वाला पार्ट इक्वल होगा मेरा बाकी नीचे का पार्ट। अगर इस लाइन के अलोंग मेजर करना चाहूं तो मुझे इधर वाला मास इक्वल मिलेगा इधर वाले मास के। मिला जुला के एक ऐसा पॉइंट जहां से चारों तरफ का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई इंसान है, ये एक इंसान है, इस इंसान का एक यहां पर नाभि होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं उस पॉइंट पर हिंज करूं, अगर मान लो जैसे वो किरान वगैरह जो होता है ना, उस पर फंसाकर ऐसे खींचो तो आदमी प्योर ऐसा लटका हुआ मिलेगा, ना ऐसा ना ऐसा ना ऐसा ना ऐसा, एग्जैक्ट आदमी एकदम स्ट्रेट मिलेगा ऐसा। यानी इस पॉइंट के इस तरफ जितना मास है और इस तरफ जितना मास है वो इक्वल है, या इस पॉइंट के इस तरफ जितना मास है या इस तरफ जितना मास है वो इक्वल है। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। रेगुलर बॉडी में सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है, इर्रेगुलर शेप ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना टफ है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? रेगुलर शेप ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना आसान है, इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास निकालना टफ है। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़े थे, वहीं पर कुछ एक्शन रिएक्शन की बात पढ़ी थी, एक्शन और रिएक्शन की बात पढ़ी थी, और उस टाइम में हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था, बंदूक गोली का, बुलेट का, तोप का, बम का, पानी का, रॉकेट का, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था। ये सारे एग्जाम्पल ऑब्वियस सी बात है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं। जब आपका एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। आप ये सारी बातें जानते थे, पर उसका जब क्वेश्चन आता है आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब आप न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई करते थे। कौन सा लॉ अप्लाई करते थे? मैथमेटिकली बनाने के लिए आप न्यूटन्स सेकंड लॉ अप्लाई करते थे। किसको बनाने के लिए? न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल को, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल को, न्यूटन्स थर्ड लॉ के एग्जाम्पल को बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते थे? और सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp बाय dt, वेयर एफ एक्सटर्नल मतलब किसी भी बॉडी पर आपने बाहर से जो फोर्स लगाया है वो इक्वल होगा उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बात चमक रही है आपको? इसीलिए हम सबसे पहला टॉपिक जो आज शुरू करेंगे वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हेडिंग डाल दो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हेडिंग डालो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के बाद आप डालो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? इसको पढ़ने से पहले आप समझिए सिस्टम। क्या समझेंगे? हम बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। अभी तक जब भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के टॉपिक से क्वेश्चन आया है नीट में, वो बम और फूटने फाटने वाला ही क्वेश्चन आया है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एक क्वेश्चन तो हमारे नीट सिलेबस में हर साल पूछ ही लेता है अभी तक के इतिहास में। तो आप मान के चलिए कि हम 4 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और इजी चैप्टर है, थोड़ा कैलकुलेशन और लेंदी है पर चैप्टर ओवरऑल इजी है मेरे हिसाब से, पर कैलकुलेशन है। तो सिस्टम किसको कहते हैं? मान ले आपके पास एक बंदूक है और ये रही बंदूक, बंदूक के अंदर में आपके पास एक बुलेट पड़ी हुई है। तो ये बुलेट और बंदूक दोनों मिल करके क्या तैयार किया उसने? एक सिस्टम तैयार किया। अगर इस बुलेट को निकाल भी दूं मैं, यहां से हट करके ये बुलेट यहां पर आ गया, तब भी ये दोनों मिल करके आपका क्या बना? सिस्टम बना। सिस्टम बात समझ में आ रहा है? क्या है सिस्टम? अरे बोलो हाँ या ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल 0 रखते हैं, किसी भी सिस्टम का अगर आपने एफ एक्सटर्नल 0 रखा है, यानी बाहर से उस सिस्टम पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, तो मोमेंटम जो लीनियर वाला मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर। इसका कंजर्वे मोमेंटम उसमें और उसका मोमेंटम इसमें, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। कोई परेशानी नहीं है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में। ये तो बेसिक सा फंडा है, इतना तो समझ में आता है कि किसी भी चीज का कंजर्वेशन क्या बताता है। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी या मास कंजर्वेशन थ्योरी या और भी जितने भी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन थ्योरी है, आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जितना भी कंजर्वेशन थ्योरी है वो बोलता है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एक ही डेफिनेशन है और कुछ तो है नहीं। ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म या वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बोला अगर किसी सिस्टम पर आपने एफ एक्सटर्नल 0 रखा तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। ये उसने बोला। अब मैथमेटिकली देखते हैं सच में होता है कि नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कौन सा लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ। आपका एफ एक्सटर्नल क्या कहता है? डीपी बाय, बोलो जोर से थोड़ा सा, डीपी बाय dt। अब हम इसकी तरफ से आते हैं, बोलता है कि एफ एक्सटर्नल क्या रहना चाहिए आपका? 0। तो एफ एक्सटर्नल आपने क्या रखा? 0। क्या हो जाएगा? dp बाय dt। dt को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या मिलेगा? 0। आंसर क्या मिलेगा? dp। dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब p फाइनल माइनस p इनिशियल। चलिए अच्छी बात है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। बोलो चमका हाँ या ना। क्या यही बात तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी बोलता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, कि अगर आपने किसी सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल क्या रखा? 0 रखा, तो ऐसा होगा, वो ये बोलते हैं। हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल से। बेसिक बात तो आपको समझ में आ गई क्या क्या है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी में। अब न्यूमेरिकल क्या कहता है वो समझते हैं। मान ले न्यूमेरिकल ये है, पहला क्वेश्चन। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में? p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू 0, या आप एक्सटर्नल 0 होगा तो आपका वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा?
कांस्टेंट रहेगा, ये ना नियत रहेगा। चलिए मान लिया जाए, आपको एक बार पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने बताया है, हम अब वापस से इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड प्रॉब्लम के चक्कर में ले रहे हैं ताकि आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आए। मान लो ये एक बंदूक थी, हाँ आप बोलोगे कि बंदूक पे जब तक एफ एक्सटर्नल कोई ट्रिगर नहीं दबाता है तब तक तो न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता है, मतलब जितना बंदूक की गोली आगे जाएगी उतना ही फोर्स से वो पीछे धक्का देगा। आपने एफ एक्सटर्नल दबाया है, क्या आप उस पर फोर्स लगाए हैं ऐसा आपको लग रहा है, पर फिजिक्स ये कहता है कि आपकी फोर्स की वजह से इसकी गोली आगे नहीं गई, यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम था जिसने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रखा था। उस एनर्जी ने इस बुलेट पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिससे बुलेट का आगे की तरफ फोर्स निकला और बुलेट आगे की तरफ गया और इसका रिएक्शन आर जो है वो पीछे की तरफ गया। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना भाई, पक्की बात है। तो आपकी फोर्स की वजह से ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे बॉम्ब का फटना, वो आपकी फोर्स की वजह से नहीं फटता है। फिर कोई बोलेगा हमने तो मूवी में देख रखा है सर, दांत से खींचते हैं पिन को और ऐसे ग्रेनाइट छोड़ते हैं तब वो फटता है। भाई आपके दांत के खींचने से उसका बॉम्ब नहीं फटा है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस लोचा होता है, उस केमिकल लोचा, केमिस्ट्री वाले बताएंगे, केमिकल लोचा के कारण वो फटता है, आपके कारण वो नहीं फटता है। बात समझ में आए। और फिर एक दिन मुंतलिब बोल रहा था कि सर तब तो आपको ला करके बंदूक से ठह ठह कर देंगे, ये तो हमने नहीं ना एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो हमको काहे जेल होगा, ऐसा सोचते हो क्या है? तुम सोच रहा है, पूरा मुस्कान यही बता रहा है। आपके भाई आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, अच्छी बात है, फिर जेल इसलिए जाओगे क्योंकि आपने निशाना तो लगाया था ना मेरे ऊपर, आपका फोर्स नहीं लगा पर आपका निशाना किसके ऊपर था, मेरे ऊपर था, तो निशाना के चक्कर में आप जेल जाइएगा। खैर छोड़िए, मान लिया जाए हम पहला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लिया जाए बंदूक का मास कैपिटल एम है, मास ऑफ गन, ठीक है, हम लिखते जाते हैं मास ऑफ गन इज इक्वल टू कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू कैपिटल वी, बड़ा वी, सॉरी स्मॉल वी ले लेते हैं, स्मॉल वी, और वेलोसिटी ऑफ गन, गम हो गया, इज इक्वल टू कैपिटल वी, या कुछ भी आप रख लें, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बातें आपको समझ में आई। किसी बंदे ने इस मास से एक एम मास के बुलेट को छोड़ा और ये बुलेट का वेलोसिटी भाई साहब वी वेलोसिटी से आगे की तरफ गया। इतना सबको चमक रहा है। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। दूसरा, इसमें एक चीज और जोड़ लेते हैं, अच्छा लगेगा। मान ले यहां पर एक स्प्रिंग था, ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग से लगा हुआ गन है। जब आप गन से बुलेट को छोड़ेंगे, बुलेट आपके आगे की तरफ, गन आपका पीछे की तरफ, ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो आपको तीसरा क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड भी पूछ लेंगे, पर दूसरा क्वेश्चन समझिए, फाइंड, लिखते जाओ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। तीसरा क्या पूछा है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग स्टिफनेस क्या है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। चलिए, रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी जानना है,
गन का रिकॉइल वेलोसिटी जानना है, सारी बातें आपको हमने बता दी। हो गया, आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी करो, छापो पहले। हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल कर दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन बना करके देखना भी है बाद में। शुरू करें, चलिए। तो हमारे पास गन वही है अभी भी, बुलेट भी आपका ये रहा। बुलेट का वेलोसिटी स्मॉल v, मास स्मॉल m, गन का मास m। अच्छा ये बताओ, ये एक पूरा सिस्टम है भाई, ये क्या है पूरा आपका सिस्टम। सिस्टम में क्या आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा है? नहीं। इसका मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम जोड़ करके क्या होगा? जीरो। इक्वल कैसे होगा? जीरो होगा ना। तो F एक्सटर्नल आपने लगाया नहीं है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी कहता है कि आपका नेट एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब P ऑफ गन प्लस P ऑफ बुलेट विल बी जीरो। अरे बोलो हाँ या ना। अगर P ऑफ गन और P ऑफ बुलेट विल बी जीरो, इसका मतलब माइनस P ऑफ गन इज इक्वल टू P ऑफ बुलेट। ऑब्वियस सी बात है, एक बात तो समझने वाली बात है कि माइनस P ऑफ गन क्यों आया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट इधर, वेलोसिटी ऑफ गन इधर, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। क्या साइन इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। माइनस साइन किसको इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन को। बात चमक रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? माइनस साइन किसको इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन को। अच्छी बात है। अब मुझे जो समझना है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। माइनस साइन रहने दिए, मास ऑफ गन m और वेलोसिटी ऑफ गन v। मास ऑफ बुलेट क्या होगा भाई? स्मॉल m और वेलोसिटी ऑफ बुलेट v। हमको पूछा क्या गया है? v का वैल्यू। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी बाय कैपिटल M पर माइनस साइन के साथ। किसके साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। लेकिन सवाल यहां पर वेलोसिटी ऑफ गन का नहीं है। जिस चीज के लिए हम बता रहे हैं वो स्टार पॉइंट ये है कि जब आपसे वेलोसिटी ऑफ गन पूछा जाए मेरे भाई, जब आपसे वेलोसिटी ऑफ गन पूछा जाए, तब आप माइनस एम एम इंटू वी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपसे रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा जाए, तब आप जो है माइनस साइन नहीं दीजिएगा। ये क्या बोल रहे हैं? m बाय m इंटू वी कीजिएगा। या जब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन पूछा जाए, तब भी आप प्लस साइन के साथ ही आंसर को बताइएगा। क्या कुछ मतलब समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, यहां पर लोचा है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है PYQ में कि भाई लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, या ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ गन। मैग्नीट्यूड ना। तो एक बात आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि जब भी आपको ये बातें पूछी जाए तो आप देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा या टर्म में, वेक्टर टर्म में पूछना चाह रहा है, या वेक्टर टर्म में वो बात पूछना चाह रहा है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगा वो माइनस साइन के साथ इक्वल होता है।
लेकिन उसी वेक्टर क्वांटिटी का जब मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तब वो माइनस साइन के साथ इक्वल। बात समझ रहे हो मेरी? अब आप हमको बताइए कि यहां जब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा जा रहा है तो रिकॉइल वेलोसिटी में आपने प्लस साइन क्यों लगाया? क्योंकि रिकॉइल वर्ड जो है वो खुद बता रहा है कि भाई रिकॉइल का मतलब होता है पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। अरे बोलो हाँ या ना? यानी ये वर्ड आपको किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की। और यहां पर निगेटिव साइन भी किसकी बात कर रहा है? ये खुद क्वेश्चन में डायरेक्शन वो आपको बता दे रहा है कि डायरेक्शन कहां है, और इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्शन आपसे पूछा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ये सिली मिस्टेक है जो अक्सर होता है। बात पल्ले पड़ रही है हम क्या बोल रहे हैं? आपको वहां इस बात को बढ़िया से आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपसे वो पूछा क्या है। अगर उसने पूछा है डायरेक्शन देकर तब तो आप पॉजिटिव में आंसर देंगे। अगर उसने डायरेक्शन भी आप ही से पूछ लिया है तब आप पॉजिटिव में आंसर, तब आप किस में आंसर करेंगे? बात चमक रही है हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना? कितनी छोटी बात है पर यह बात दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसका आंसर कंसीडर करो कि प्लस 200 आएगा और इसका आंसर माइनस 200 आएगा भाई। और ऑप्शन में ऐसा तो मिलता है आपको माइनस और प्लस में, और पहला ऑप्शन माइनस में ही दिया रहता है क्योंकि उसको पता है कि आप क्या गलती कर सकते हैं। बात समझ रही है? अरे बोलो हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? तो इस बिना पर हमको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन, ये हमारा पहला सा सॉल्व करना था, हमने प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था? रिक्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन का फॉर्मूला क्या होगा? रिक्वायर काइनेटिक एनर्जी बोला है, यानी पॉजिटिव में लेना है या निगेटिव में? पॉजिटिव में। डायरेक्शन वो खुद बता रहा है, पूछ रहा है नहीं, बताया है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ गन इनटू v का स्क्वायर, यानी कैपिटल V का स्क्वायर। कैपिटल V का फॉर्मूला में अभी आपने क्या लिखा है भाई साहब? बोलो m बाय कैपिटल M इंटू V का क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे। ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? m स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2m। बोलो चमका या नहीं चमका? हाँ, ये वेलोसिटी जो है अगर आपको डाउट लगता है बार बार तो इसको कंसिडर कर लो u, इसको कंसिडर कर लो u, इसको कंसिडर कर लो u, याद रखने के लिए। तो यहां भी क्या हो जाएगा? u। क्या हो जाएगा भाई साहब? u। बात चमक रही है? बोलो हाँ या ना? क्योंकि बार बार v बोलेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको इतने दो क्वेश्चन आपको पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल कंजर्वेशन थ्योरी, आपका जितना गन ने पीछे की तरफ फोर्स से वर्क किया होगा, क्या वही वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर रहा होगा? बोलो हाँ या ना? इसका मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वही इसके पास स्प्रिंग एनर्जी बनेगा। हाँ या ना? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन विल बी इक्वल्स टू स्प्रिंग एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन क्या अभी आपने निकाला? m स्क्वायर u स्क्वायर बाय बोलो 2 कैपिटल M इज इक्वल टू हाफ के x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपको x निकालना है। x निकालने के लिए ये वाला 2 इस वाले 2 को खा जाएगा, ये वाला m इसके साथ आकर के मिल जाएगा। बोलो ना हाँ या ना? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m स्क्वायर u स्क्वायर बाय m के का रूट अंडर इज इक्वल टू x, और इस x का वैल्यू हमारे पास फाइनली आएगा mu बाय रूट अंडर m के। इसी को बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट बाय रूट अंडर कौन सा m था? कैपिटल M, कैपिटल M इंटू के। बच्चम का ये सारा फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखिए, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछे। बात समझ रहे हो हम क्या क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना? चमक रहा है? कितना आसान था या कितना टफ था? बहुत टफ है क्वेश्चन को समझना या क्वेश्चन को बनाना। हाँ, स्लाइड कैसे नहीं पीछे करेंगे? क्वेश्चन लिख लिया? चलिए जल्दी कीजिए।
देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट कभी नहीं होगा। पर हाँ यहां पर एक और नोट पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को सुनो। मैग्नीट्यूड ऑफ कहां करें, थोड़ा छोटा कर दे। सुन मेरी बात ध्यान से देख। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब इन दोनों का वेलोसिटी अगर इक्वल होना है मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ही होगा, पर मैग्नीट्यूड में भी अगर इक्वल होना है तो बुलेट का मास और किसका मास, इसका मास दोनों बराबर होना चाहिए। कैसे जान गए सर आप? जानते हैं, बताते हैं आपको। अभी आपने बोला P इनिशियल या P ऑफ गन माइनस P ऑफ गन इज इक्वल टू P ऑफ बुलेट, बोलिए हाँ या ना? तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P ऑफ गन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P ऑफ बुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? इसका मतलब मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी विल बी इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी। ये कब v दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है? जब मास मास कट जाए, और मास मास तब कट सकता है जब दोनों मास इक्वल होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई गन बने कि मास ऑफ गन भी बराबर हो और मास ऑफ, तो ये आपको हमेशा सिरे से निखार देना है कि भाई बुलेट और गन के केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी दोनों का इक्वल नहीं होगा। लेकिन हाँ ये बात हमेशा याद रखना है कि भाई वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा पर उसका मोमेंटम क्या होता है, मैग्नीट्यूड का बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मोमेंटम बराबर होता है। बात चमक रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो हाँ या ना? क्योंकि इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, जो बचेगा वो कहलाएगा डॉटर न्यूक्लियस। क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? पेरेंट न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? चमका या नहीं चमका? तो इस पेरेंट न्यूक्लियस का जो नंबर हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं ZXA। समझ में आ रहा है क्या बोला? Z इज एटॉमिक नंबर, दिस इज द मास और दिस इज एलिमेंट नेम, जो भी नाम है। अच्छा अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? दो गो हीलियम, यही नहीं बोलते हो तुम लोग जी? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक एटम है, मान लो अल्फा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4। तो जो बचेगा उसके साथ डॉटर जो भी थी उसका नाम हम Y रख लेते हैं। उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? Z-2 और मास नंबर क्या हो जाएगा? A-4। बोलो हाँ या ना? क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आती है? पक्का? तब लिखिए क्वेश्चन। न्यूक्लियस ऑफ ZXA, nucleus of ZXA, nucleus of ZXA emit alpha particle, emit alpha particle emit alpha particle, find नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, या उसी का नाम है रिमेनिंग न्यूक्लियस। रिमेनिंग ही ना? पक्का ना? अरे बोलो। रिमेनिंग न्यूक्लियस। If velocity of alpha particle is v, if velocity of alpha particle is v,
चलिए पहला क्वेश्चन आप बना करके दिखाइए हमको। पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कौन सा काम करना है? क्या इस वाले पेरेंट न्यूक्लियस में कोई अलग से फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, वहां बम फूटा, बम फूटने जैसा ही क्वेश्चन है ना? अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस था, उस पेरेंट न्यूक्लियस में कुछ तोड़फोड़ हुआ जिसकी वजह से एक अल्फा पार्टिकल निकला जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 और उनसे कुछ रिमेनिंग पार्टिकल्स जो है वो हमारा कहां आया? अपोजिट डायरेक्शन में हम दिखाना इसलिए चाह रहे हैं कि एक तरफ अल्फा भागा होगा तो दूसरी तरफ कौन भागा होगा? दूसरी तरफ आपका भागा होगा वाई पार्टिकल्स जिसका एटॉमिक नंबर होगा A-4 और एटॉमिक नंबर होगा Z-2। बोलो चमका है या ना? सही है, तो वेलोसिटी निकालिए। अगर अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या दे रखा है भाई साहब? अल्फा पार्टिकल्स का वेलोसिटी उसने दे रखा है कि v है, यानी ये अगर v वेलोसिटी से इस तरफ जाता है तो बाकी का अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में कितने से जाएगा? तो हम जानते हैं p ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू माइनस p ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। सही कि गलत? नहीं समझ में आया? तो 0 बराबर p ऑफ अल्फा प्लस p ऑफ डॉटर। सॉल्व करो जल्दी। निकाला हम लोग झट झट करके। माइनस पी ऑफ डॉटर इज इक्वल टू पी ऑफ अल्फा। पी का वैल्यू क्या होता है? m इंटू वी। मास ऑफ डॉटर पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर पार्टिकल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पुट करो। मास ऑफ डॉटर पार्टिकल कितना है भाई साहब? बोलो जल्दी से। मास आ जाएगा A-4 मल्टीप्लाई माइनस आगे साइन, वेलोसिटी ऑफ डॉटर तो पता ही नहीं है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके पास है 2 इंटू वेलोसिटी v। इसका मतलब vd का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे लालू? -2v बाय A-4। बोलो चमका या नहीं चमका? -2v बाय A-4। अच्छा, किसका मास छूटा क्या? ये तो एटॉमिक नंबर है ना, सॉरी। फोर इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल 4v बाय A-4। हम एटॉमिक नंबर लिख दिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पर आएंगे और सेंटर ऑफ मास को पढ़ेंगे। आज बेसिक चर्चा था, उसमें हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को देखना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा जब पीछे पढ़ाए हुए हम लोग, याद होगा थोड़ा थोड़ा आपको कि भाई एक गन से, बुलेट से गन निकला, उसका वेलोसिटी क्या था, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था। फिर आपको दिखाए होंगे कि एक रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनाए होंगे हम लोग। बनाए थे क्या? वो क्वेश्चन करके आइएगा देख करके, ताकि हम यहाँ समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो जल्दी करो और घर भागो। आज इतना।